हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम 300 फाइट फॉर ग्लोरी। इस लेक्चर में हम गवर्नर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। तो बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। इसका कार्यकाल 1758 से 1760 और फिर दूसरा कार्यकाल 1765 से 1767 तक था। इसके कार्य देख लेते हैं। अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ इसने इलाहाबाद की संधि की थी, और इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में। इसी ने बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत की थी 1765 में। और इसने कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों द्वारा उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया था। वो क्या करते थे? उपहार लेते थे और फिर करप्शन या भ्रष्टाचार करते थे। अगला है वॉरेन हेस्टिंग। तो ये पहला गवर्नर जनरल था। पहला गवर्नर जनरल यानी कि ये अंतिम गवर्नर था। तो जो गवर्नर का पद था उसको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से गवर्नर जनरल बना दिया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो वॉरेन हेस्टिंग पहला गवर्नर जनरल हो गया। बंगाल में इसने द्वैत शासन की समाप्ति की थी। जो क्लाइव ने चालू किया था, इसने द्वैत शासन की समाप्ति की और कब करी? 1772 में। इसके नाम बनारस की संधि हुई 1773 में, और बनारस की संधि में क्या हुआ? इलाहाबाद और कोरा के क्षेत्र को अवध के नवाब को बेच दिया गया तथा संधि में अफगान रोहिल्लाओं से अवध के नवाब को समर्थन देने का वादा किया गया। अगला कार्य इसके उसमें क्या हुआ है कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में इसने उच्चतम न्यायालय की स्थापना करवाई। और कब करवाई थी? 1774 में। पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 का इसी के कार्यकाल में आया था। अगला है लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस जो है ये 1786 से 1793 तक इसका कार्यकाल था। इसके कार्यकाल के दौरान तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 90 से 92 के बीच में। इसने बंगाल में स्थायी भूमि बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की 1793 में। इसे ही स्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं। तो स्थायी बंदोबस्त के लिए कौन जिम्मेदार है? कॉर्नवालिस। इसने भारतीय नागरिक सेवा का जनक यानी कि भारत में सिविल सर्विसेज का जनक भी कॉर्नवालिस को ही माना जाता है। न्यायिक क्षेत्र में शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का जन्म भी इसी ने दिया, और कॉर्नवालिस संहिता जो भी आप ज्यादातर एक्ट देखते हैं वो इसी के द्वारा बनाए गए थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगले हैं जॉन शोर। जॉन शोर का कार्यकाल था 1793 से 1798 तक। इसने 1793 का चार्टर एक्ट इसी के टाइम पे पारित हुआ, और इसने देशी राज्यों के प्रति तटस्थता या अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। यानी कि ये जो देशी राज्य थे उनके जो अंदरूनी मामले थे उनमें दखल नहीं देता था। अगला है वेलिजली। तो लॉर्ड वेलिजली, इसका कार्यकाल था 1798 से 1805 तक। इसने सहायक संधि प्रणाली लागू करी, और इसने फोर्ट विलियम कॉलेज की कलकत्ता में स्थापना की। तो होता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज पूछा जाता है किसने स्थापना की थी? तो वेलिजली ने। दिसंबर 1802 को इसने बाजीराव द्वितीय के साथ भसीन की संधि की। ये क्वेश्चन आया है कि भसीन की संधि किनके किनके मध्य हुई और कब हुई? तो भसीन की संधि 1802 में बाजीराव द्वितीय जो मराठा थे और लॉर्ड वेलिजली के बीच में हुई। इसने जो सहायक संधि चालू की थी उसमें जो राज्य इसने मिलाए थे उनका क्रम का एक काफी बार पूछा गया है। तो क्रम है, सबसे पहले हैदराबाद को मिलाया गया 1798 में, फिर मैसूर को 1799 में, और 1799 में ही तंजौर को भी मिलाया गया। उसके बाद अवध को 1801 में। अवध का कई बार पूछा गया है कि अवध को सहायक संधि द्वारा कब मिलाया गया? तो 1801 में। फिर पेशवाओं के साथ सहायक संधि करी गई 1802 में, और भोसले के साथ इसने करी सहायक संधि 1803 में। तो क्रम हो जाएगा हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा और भोसले। अगले हैं सर जॉर्ज बार्लो। इनका कार्यकाल था 1805 से 1807। इसके कार्यकाल में वेल्लोर का सिपाही विद्रोह हुआ। तो वेल्लोर का सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1806 में। एक बार प्रश्न पूछा गया है कि उसमें क्रम से लगाना था। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह और 1857 था, और एक और विद्रोह था बैरकपुर सैनिक छावनी विद्रोह। तो ये बैरकपुर सैनिक छावनी विद्रोह 1824 में हुआ था, और वेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 में, 1857 वाला 57 में। अगले हैं लॉर्ड मिंटो प्रथम। एक लॉर्ड मिंटो प्रथम और एक आगे चल के आप पढ़ेंगे लॉर्ड मिंटो द्वितीय, जो मार्ले मिंटो सुधार वाले में थे 1909 में। तो ये है लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813 तक। इनके कार्य में हुआ है कार्यकाल में महाराजा रणजीत सिंह के साथ इसने अमृतसर की संधि की थी 1809 में। तो अमृतसर की संधि पूछी गई है किस ईयर में हुई, किस साल हुई? तो 1809 में। और किनके किनके बीच हुई? तो मिंटो प्रथम के और महाराजा रणजीत सिंह के साथ। अगला है लॉर्ड हेस्टिंग। ये 1813 से 1823 तक इसका कार्यकाल था। इसके जो उपलब्धि थी, इसने पिंडारियों का दमन किया था। तो पिंडारी जो थे वो लुटेरे थे, तो इसने उनका दमन किया था, यानी कि उनको खत्म किया था। अगले है लॉर्ड एमहर्स्ट।
लॉर्ड एमहर्स्ट का कार्यकाल है 1823 से 1828। इसके कार्यकाल में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ 1824 और 26 के बीच, और अंग्रेजों और बर्मा के मध्य यांडबू की संधि हुई। यांडबू की संधि पूछी जाती किनके मध्य हुई, तो अंग्रेजों और बर्मा के बीच हुई। बैरकपुर की सैनिक छावनी विद्रोह 1824 लॉर्ड एमहर्स्ट के कार्यकाल के दौरान हुई। अगला आता है विलियम बेंटिक, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा अच्छा जिसका कार्यकाल माना जाता है विलियम बेंटिक का माना जाता है। बहुत बड़ा इस समाज सुधारक, उसमें इनका काफी नाम था। तो इनके कार्यकाल के दौरान देखते हैं क्या-क्या हुआ। 1828 से 1834 तक इनका कार्यकाल था। इसने सती प्रथा की समाप्ति की 1829 में, ठगी प्रथा की समाप्ति की 1830 में, शिशु बालिका वध की समाप्ति की, उस पे रोक लगाई, और 1833 का चार्टर अधिनियम भी इन्हीं के कार्यकाल में आया। तो कई बार सीक्वेंस पूछते हैं कि कौन-कौन से इसके ईयर में क्या-क्या हुआ। तो सबसे पहले सती प्रथा पर रोक लगाई, ठगी प्रथा पर की समाप्ति करी और शिशु बालिका वध की रोक लगाई लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। अब जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे, और ये अंतिम बंगाल के गवर्नर जनरल थे, क्योंकि 1833 का जो चार्टर एक्ट था, उसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल हो गए लॉर्ड विलियम बेंटिक, और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो गए? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो गवर्नर जनरल के दौरान के रूप में इनका 1 साल का कार्यकाल रहा, 1834 से 35 के बीच। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हो गया विलियम बेंटिक। कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की इसने 1835 में। सरकारी सेवाओं में भेदभावपूर्ण नीति को समाप्त करने की घोषणा की। सरकारी सेवाओं में क्या होता था, जो अपर पोस्ट होती थी, जो ऊँची ऑफिसर रैंक होती थी, उनमें भारतीयों को नहीं आगे बढ़ने नहीं दिया जाता था। यानी कि भारतीयों को जो निचले पद थे, सिर्फ़ उन्हीं पे दिया जाता था। अंग्रेजी भारतीय प्रशासन की सहकारी भाषा भी बनी। 1835 में आगरा को नई प्रेसिडेंसी बनाया गया, और आंग्ल प्राच्य शिक्षा विवाद मैकाले का संस्मरण पत्र जो था, स्मरण पत्र, वो इसी के कार्यकाल में 1835 में। अगला है लॉर्ड मेटकाफ, इसका कार्यकाल था 35 से 36। समाचार पत्रों पर से इसने प्रतिबंध हटाया, इसीलिए इसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। कई बार पूछा है भारत में समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कौन है, तो वो है लॉर्ड मेटकाफ। अगला है एलन बरो। एलन बरो का कार्यकाल है 42 से 44 तक। इसने सिंध को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया, और इसने दास प्रथा की समाप्ति की। तो दास प्रथा समाप्त करी थी किसने? एलन बरो ने। अगला है हार्डिंग। हार्डिंग 44 से 48 तक था। इसके कार्यकाल में आंग्ल सिख युद्ध हुआ, और इसने नर बलि या जो मानव बलि देते थे, उस पे प्रतिबंध लगाया। तो मानव बलि पर प्रतिबंध किसने लगाया? हार्डिंग ने। दास प्रथा किसने समाप्त की? एलन बरो ने। फिर आता है डलहौजी, ये काफ़ी इनफेमस है। डलहौजी का कार्यकाल था 1848 से 56 के बीच। इसके कार्यकाल के दौरान द्वितीय आंग्ल-सिख युद्ध हुआ, पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय हुआ, द्वितीय आंग्ल-बर्मा युद्ध हुआ, और इसका जो सबसे ज़्यादा इनफेमस कार्य है, वो है व्यक्तिगत के सिद्धांत का आरंभ, जिसको राज्य हड़प नीति भी कहते हैं। इसने अधिक कर्ज लेने के आरोप में बरार का विलय किया 1853 में। इसके कार्यकाल में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण हुआ 1853 में, और प्रथम रेलवे चली भी 1853 में। इसने पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की स्थापना भी की, और चार्ल्स वुड का शिक्षा पर डिस्पैच, जो चार्ल्स वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है, इसी के कार्यकाल के दौरान 1854 में आया। इसने प्रथम विद्युत तार की शुरुआत करी 1850 में, और सर्वप्रथम डाक टिकटों का प्रचलन भी करवाया। आगे देखते हैं, इसने जो डलहौजी ने जो व्यक्तिगत सिद्धांत द्वारा या जो राज्य हड़प नीति के द्वारा जो विलय किए गए राज्य से, उनका कभी-कभी, मतलब ज़्यादातर उनका सीक्वेंस ही पूछते हैं। तो देखते हैं, तो सतारा सबसे पहले मिलाया गया 1848 में, फिर जैतपुर, संबलपुर 1849 में, फिर बघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1854 में, नागपुर 1854 में, और कुशासन के आरोप में अवध का विलय किया 1856 में। अब क्या हुआ? अब 1856 में जो भारत का गवर्नर जनरल था, उसके पद को चेंज कर दिया गया भारत के वायसराय के पद में। तो लॉर्ड कैनिंग 1856 से 58 तक गवर्नर जनरल था अंतिम, और 1858 तक से 62 तक भारत का प्रथम वायसराय बन गया। यानी कि भारत का जो गवर्नर जनरल था, उसे ही भारत का वायसराय बना दिया गया। अब कैनिंग के बारे में जानते हैं। इसने 1857 का विद्रोह इसी के कारण में हुआ। कई बार पूछा गया 1857 का जब विद्रोह हुआ था, तो भारत में वायसराय कौन था? तो वो था कैनिंग। 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी इसी के कार्यकाल के दौरान पारित हुआ। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम इसी के कार्यकाल में आया, और 1861 के अंतर्गत कलकत्ता, बंबई तथा मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना भी
इसी के कार्यकाल में हुई। 1861 का भारतीय दंड संहिता, सिविल दंड प्रक्रिया संहिता 1861, इन दोनों में अभी इन दोनों को हटाया गया और नई दंड संहिता लागू करी गई है, इसलिए ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। भारतीय दंड संहिता 1861, सिविल दंड प्रक्रिया संहिता 1861 किसके कार्यकाल के दौरान लागू की गई थी? तो कैनिंग के दौरान। अगला है लॉर्ड मायो। लॉर्ड मायो का कार्यकाल था 1869 से 72 तक। पहली बार भारत में जनगणना हुई, भारत में वित्त का विकेंद्रीकरण हुआ। कार्यकाल के दौरान ही एक अफगान द्वारा पोर्ट ब्लेयर में इसकी हत्या हुई। तो ये अकेला वायसराय है जिसकी हत्या उसके कार्यकाल के दौरान हुई, तो वो है लॉर्ड मायो। और पहली बार भारत में जनगणना भी इसी के दौरान हुई थी, 1872 में। अगला है लॉर्ड लिटन। तो लॉर्ड लिटन का कार्यकाल था 1876 से 1880 तक। लिटन के कार्यकाल के दौरान रिचर्ड स्टेवी की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया गया था 1878 में, और दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया 1877 में। महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई 1877 में। पूछा गया है कि विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि कब दी गई? तो 1877 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट तथा इंडियन आर्म्स एक्ट इसने लागू किया था 1878 में। तो लिटन ने प्रेस पर रोक लगाई थी। वर्नाकुलर मतलब जो देसी भाषाएं थी उन पर रोक लगा दी थी। वैधानिक जनपद सेवा में सम्मिलित होने वाले भारतीयों की आयु इसने 21 वर्ष से 19 वर्ष की गई। ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जो थे वो सिविल सर्विसेज में क्वालिफाई कर रहे थे, इसलिए और प्रोसेस को टफ बनाने के लिए इसने जो आयु थी उसको 21 से 19 कर दी और कम कर दी। लॉर्ड लिटन ओवन मेरिडिथ नाम से उपन्यास, निबंध और साहित्य का लेखन करता था। तो ये पूछा गया है कि कौन वायसराय करता था? ओवन मेरिडिथ नाम से पुस्तकें लिखता था, उपन्यास लिखता था, तो वो था लिटन। अब लिटन के बाद आता है लॉर्ड रिपन। ये 1880 से 84 तक इसका कार्यकाल था। 1881 में प्रत्येक 10 वर्ष पश्चात नियमित व्यवस्थित रूप से जनगणना का निर्णय लिया गया। तो पहली जनगणना हुई थी मायो के दौरान 1872 में, और नियमित जनगणना हर 10 वर्ष में होगी, इसका निर्णय लिया गया रिपन के कार्यकाल के दौरान 1881 में। इसके समय फैक्ट्री एक्ट आया 1881 का, और हंटर आयोग प्रारंभिक शिक्षा हेतु की नियुक्ति भी इसी ने की थी, रिपन ने 1882 में। इसीलिए इसे भारत का उद्धारक कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत का उद्धारक कहा, क्योंकि इसने काफी अच्छे काम कराए थे, और इसने प्रेस जो वर्नाकुलर एक्ट था उसको भी हटाया था। अगला है लॉर्ड डफरिन। तो डफरिन के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में। इसका 84 से 88 तक था कार्यकाल। अगला है लॉर्ड कर्जन। कर्जन का कार्यकाल था 99 से 1905 तक। वर्ष 1901 में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की कृषि कार्यों की देखरेख हेतु इसने नियुक्ति बनाई या नया पद सृजित किया। फिर सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में, जिसे गोपाल कृष्ण गोखले जी ने बनाई थी, उसकी स्थापना हुई। सर एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन हुआ 1901 में, और थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया। तो विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब किया गया? 1902 में, थॉमस रैले की अध्यक्षता में, ये पूछा गया है। और पुलिस विभाग में सुधार हेतु डब्ल्यू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग यानी कि फ्रेजर कमीशन की स्थापना भी हुई। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, विश्वविद्यालय आयोग और फ्रेजर के उसमें पुलिस आयोग में फ्रेजर कमीशन। अगला है प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम 1904, ये भी इसी के कारण में आया, लॉर्ड कर्जन के दौरान में। बंगाल का विभाजन तो पता ही 1905 में, कर्जन था वायसराय। रेलवे बोर्ड का गठन भी 1905 में, कर्जन। अगला वायसराय है लॉर्ड मिंटो द्वितीय। तो मिंटो द्वितीय, इसका कार्यकाल था 1905 से 1910 के दौरान। इस दौरान मुस्लिम लीग का गठन हुआ ढाका में 1906 में, सूरत में कांग्रेस का विभाजन हुआ 1907 में, खुदीराम बोस को फांसी दी गई 1908 में, तिलक को 6 वर्ष का कारावास हुआ 1908 में। एसपी सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी में नियुक्त हुए, यानी कि पहले भारतीय थे जो वायसराय की कार्यकारिणी में नियुक्त हुए थे, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसपी सिन्हा। भारतीय परिषद अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार जिसे कहा जाता है, अधिनियम पारित हुआ 1909 में। अगला है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, 1910 से 1916 तक था। इसे ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम का भारत द्वितीय आगमन हुआ इसी के दौरान 1911 में। दिल्ली में बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा 1911 में करी गई। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा की गई 1911 में, घोषणा की गई थी, और दिल्ली राजधानी कब बनी थी? 1912 में। दिल्ली में प्रवेश के समय हार्डिंग पर बम फेंका गया था 23 दिसंबर को 1906 में, 1912 को, सॉरी। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 1915 में, इसी कार्यकाल के दौरान। अगला है लॉर्ड चैम्सफोर्ड, 1916 से 1921 तक।
तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई। तिलक ने की थी अप्रैल में और एनी बेसेंट ने की थी सितंबर में। दोनों लोगों ने 1916 में की थी। प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी डी कर्वे जी के द्वारा पूना में 1916 में। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ। एसपी सिन्हा जो पहले वो वायसराय की कार्यकारिणी बैठक में जो बने थे, सदस्य बने थे, अब वो भारत के पहले गवर्नर भी बने, पहले भारतीय गवर्नर भी बने एसपी सिन्हा जी बिहार के। इंपॉर्टेंट है। शिक्षा पर सैडलर आयोग की स्थापना हुई 1917 में, फिर रॉलेट एक्ट आया 1919 में, जालियांवाला वाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को। उसके बाद आता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 में। फिर भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ 1920 में। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई 1920 में। फिर गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई 1 अगस्त 1920 को, और इसी दिन 1 अगस्त 1920 को जो बाल गंगाधर तिलक थे उनकी मृत्यु हो गई थी। तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध भी हुआ। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926 तक, इसे प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन हुआ 1921 में। तो एक भारत दरबार लगा था 1921 में। मोपला विद्रोह हुआ मालाबार तट पर। एम.एन. रॉय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया 1920 में, और इन्होंने कहाँ गठित करी थी? तो ताशकंद में गठित करी थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। इसकी गठन किया था ताशकंद में एम.एन. रॉय द्वारा। चौरी चौरा कांड हुआ 4 फरवरी 1922 को। असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ 12 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा हत्याकांड जो कांड हुआ था उससे दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था 12 फरवरी 1922 को। कानपुर में अखिल भारतीय साम्यवादी दल का गठन हुआ, यानी कि जो मार्क्सवादी पार्टी थी उसका गठन हुआ कानपुर में 1925 में। और 1925 में ही कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का अधिवेशन कानपुर में हुआ था, जिसकी प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजनी नायडू। काकोरी एक्शन डे 9 अगस्त 1925 को। फिर इरविन आता है, लॉर्ड इरविन। इसका कार्यकाल था 26 से 31 तक। इसके कार्यकाल में क्या-क्या हुआ? साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई 1927 में। साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ और उसका विरोध हुआ 1928 में। तो नियुक्त कब हुई थी? तो साइमन कमीशन बनाया कब गया था? 1927 में। बट साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1928 में। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्तू द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में बम फेंका गया 8 अप्रैल 1929 को। फिर कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई, और ये कब करा गया था? 31 दिसंबर 1929 को। तो 31 दिसंबर 1929 की रात को ये घोषणा की गई थी, और रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया था। ऐतिहासिक दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 के बीच हुआ। फिर गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931 को। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है 12 नवंबर 1930 से। अगला है लॉर्ड वेलिंगटन। इसका कार्यकाल था 31 से 1936 तक। इसके कार्यकाल के दौरान द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें गांधी जी ने हिस्सा लिया, और ये हुआ था 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 में। गांधी जी द्वारा दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया 1 जनवरी 1932 को। सांप्रदायिक पंचायत, या जिसे कम्युनल अवार्ड बोलते हैं, उसकी घोषणा हुई 16 अगस्त 1932 को। और फिर महात्मा गांधी और अम्बेडकर के मध्य पूना समझौता हुआ 24 सितंबर 1932 को। तो पूछा जाता है पूना समझौता कब हुआ और किसके बीच हुआ? तो पूना समझौता हुआ है 24 सितंबर 1932 को, महात्मा गांधी और अम्बेडकर जी के बीच में। तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 को। और भारत सरकार का जो अधिनियम था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935। अगला है लॉर्ड लिनलिथ गो। तो लिनलिथ गो जो है 36 से 43 तक था। इसके कार्यकाल के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन कांग्रेस द्वारा वापस लिया गया 1934 में। पहली बार 11 प्रांतों में चुनाव हुआ। 11 प्रांतों में चुनाव हुआ था, जिसमें कांग्रेस द्वारा 8 राज्यों में सरकार बनाई गई थी। तो 5 राज्यों में पूर्ण सरकार थी और 3 राज्यों में इन्होंने मिलजुल के सरकार बनाई थी। तो वो 8 राज्य कौन-कौन से थे? असम, उड़ीसा, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो होता है अभी वहाँ पे है, पाकिस्तान में आता है, बिहार में, बॉम्बे में, मध्य प्रांत में, मद्रास में, संयुक्त प्रांत यानी कि यूपी वाला पार्ट है, में नई सरकारों की स्थापना की गई। तो 11 में प्रांतों में चुनाव हुआ था, जिसमें से 8 प्रांतों में कांग्रेस द्वारा सरकार बनाई गई। सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी गई। फिर वायसराय द्वारा अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की 8 अगस्त 1940 को। फिर गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया 17 अक्टूबर 1940 को। अगले हैं वेवेल। तो वेवेल का कार्यकाल था 43 से 47 तक। कांग्रेस और लीग के प्रतिनिधियों की शिमला बैठक हुई। शिमला समझौता भी बोला जाता है। फिर हुआ बंबई में नौसेना ने विद्रोह किया। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन 1946 में। फिर कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव की घोषणा 16 मई 1946 को।
फिर मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया 16 अगस्त 1946 को। पूछा जाता है कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया और किसने मनाया? तो मुस्लिम लीग ने मनाया प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को। संविधान सभा के चुनाव हुए 1946 में। संविधान सभा के जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम या इंटरिम सरकार या गवर्नमेंट बनाई गई। इसका गठन हुआ सितंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। तो संविधान सभा की पूछी जाती है पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली द्वारा जून 1948 तक भारत को आजाद करने की घोषणा की गई और ये घोषणा कब करी एटली ने? 20 फरवरी 1947 को। अगले हैं लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 1948 तक थे। इनकी 3 जून की योजना के अनुसार भारत को की विभाजन की घोषणा की गई। हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीय स्वतंत्रता का विधेयक प्रस्तुत किया गया। ये पूछा जाता है कि हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब प्रस्तुत किया गया? तो किया गया था 4 जुलाई 1947 को और भारत आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को। वंदे मातरम। जय हिंद।